सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक जनरल गुलाम जिलानी ने जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनवाया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के खात्मे में भी अहम किरदार अदा किया था। भुट्टो हुकूमत की रुखसती ऑपरेशन फेयर प्ले के नाम से ISI का प्लान था और जनरल जिलानी इसके आर्किटेक्ट थे। मैं इस ऑपरेशन और जनरल ज़ियाउल हक के आर्मी चीफ बनने की तफसील आगे चलकर बयान करूंगा। हम सरदस्त ब्रिगेडियर कयूम और मियां नवाज शरीफ की सियासत में एंट्री तक महदूद रहते हैं। जनरल जिलानी 1980 में पंजाब के गवर्नर बने। इनके साथ ही ब्रिगेडियर कयूम ने गवर्नर हाउस में डेरे डाल लिए। लाहौर में इनका जाती घर था, लेकिन वो रहते गवर्नर हाउस में थे। गर्मियों में एबटाबाद चले जाते थे और सर्दियां गवर्नर हाउस लाहौर में गुजारते थे। वो बहुत जीरक, मामला फहम और गहरे इंसान थे। मियां शरीफ के साथ इनका कश्मीरी कनेक्शन था। मार्शल लॉ के बाद ब्रिगेडियर कयूम ने पंजाब के पहले गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद इकबाल से सिफारिश करके शरीफ फैमिली को इत्तफाक फाउंड्री वापस दिलवाई थी। शरीफ फैमिली जर्मनी से मशीनरी इंपोर्ट करती थी। लाहौर में इस जमाने में जर्मनी का कौंसल खाना होता था। जर्मन कौंसलर जनरल मियां शरीफ का दोस्त था। वो इनकी सलाहियत और बिजनेस अप्रोच से मुतासिर था, लिहाजा इसने इन्हें मशवरा दिया, आपने अगर मुस्तकबिल में अपना कारोबार बचाना है तो फिर आप अपने किसी बेटे को सियासत में दाखिल कर दें। मियां शरीफ ने इसके मशवरे पर नवाज शरीफ को एयर मार्शल असगर खान की पार्टी तहरीके इस्तकलाल में शामिल कर दिया। जनरल गुलाम जिलानी गवर्नर बने और ब्रिगेडियर कयूम इनके इख्तियारात इस्तेमाल करने लगे तो मियां शरीफ ने इनसे नवाज शरीफ के लिए दरख्वास्त की। ब्रिगेडियर कयूम ने जनरल जिलानी से कहा और जनरल जिलानी ने DC लाहौर सईद मेहदी को नवाज शरीफ को गवर्नर हाउस लाने का हुक्म दे दिया और ये इन्हें लॉरेंस गार्डन से किट में गवर्नर हाउस ले गए और जनरल जिलानी ने वॉक करते करते इन्हें 3 पोर्टफोलियो दे दिए। आप जनरल जिलानी की शहंशाहियत और नवाज शरीफ का मुकद्दर देखिए। गवर्नर ने अपने पुराने दोस्त की सिफारिश पर एक ऐसे आम से नौजवान जिसे ये जानते तक नहीं थे को वजीरे खजाना बना दिया और फिर इस शर्त पर कि ये DC को 1 नंबर की प्लेट दे देगा, एक्साइज का पोर्टफोलियो भी दे दिया और साथ ही क्योंकि इसने क्रिकेट की किट पहन रखी थी इसे स्पोर्ट्स बोर्ड की चेयरमैनशिप भी दे दी। क्या छप्पर फटना इसे नहीं कहते। मियां नवाज शरीफ ने इस छोटी सी अपॉर्चुनिटी को बहुत बड़े मौके में तब्दील कर दिया और अपने खानदान को हाउस ऑफ शरीफ बना दिया। ये इनका नसीब और कमाल था। पाकिस्तान में इनसे पहले सियासत में दर्जनों बड़े और बाअसर खानदान थे। मियां साहब इन सब को रोंद और तोड़कर आगे निकल गए। क्या ये कमाल नहीं। बहरहाल ब्रिगेडियर कयूम इनके मौसिन थे। मियां साहब ने बादज़ा इनका बहुत ख्याल रखा, इन्हें दोबारा सेनेटर बनाया और इनके ज़ाती मसाइल में इनका बहुत ख्याल रखा। ब्रिगेडियर कयूम के 2 बरादर निस्बती साले बहुत मशहूर हुए। एजाज रहीम मशहूर ब्यूरोक्रेट थे। ये KP में चीफ सेक्रेटरी और विफाक में कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, जबकि दूसरे ब्रदर निस्बती डॉक्टर बासित थे। ये नामवर वकील थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ज़माने में बहुत मशहूर हुए थे। ब्रिगेडियर कयूम आखिरी मरतबा 1998 में वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ श्रीलंका के दौरे पर गए। वो उस वक्त अलील थे। श्रीलंका की हवा ने इन्हें मजीद बीमार कर दिया। वो वापस आए, CMH रावलपिंडी में दाखिल हुए और फिर जांबड़ न हो सके और यूं तारीख का एक बाब खत्म हो गया। मैं अब 1994 की इस दोपहर की तरफ वापस आता हूँ जब मेरी अमीर गुलिस्तान जुनेजो के साथ जनरल जिलानी और ब्रिगेडियर कयूम के साथ मुलाकात हुई थी। ये तीनों एक दूसरे को इस वक्त के सियासी बहरान का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। जनरल जिलानी का कहना था ये मुझे कयूम ने दिया था और ब्रिगेडियर कयूम का जवाब था मैंने सिर्फ सिफारिश की थी, ये नहीं कहा था तुम रेवड़ियों की तरह वजारतें इसकी झोली में डाल दो। और मैं ये देखकर सुनकर हैरान हो रहा था कि मुल्क के मुकद्दर के फैसले किस तरह होते हैं। मुझे मुद्दत बाद DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा से इमरान खान की लॉन्चिंग की दास्तान सुनने का इत्तेफाक हुआ। जनरल पाशा का कहना था मैंने एक दिन जनरल कियानी आर्मी चीफ से कहा हमने अभी तक इमरान खान को ट्राई नहीं किया, मेरा ख्याल है हमें इसे भी चेक करना चाहिए। ये जनरल कियानी की इजाज़त से इमरान खान से जमान पार्क के घर में मिले और इसके बाद खान साहब की लॉन्चिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ये इदारे का फैसला था, लिहाजा जनरल कियानी के बाद जनरल राहील शरीफ और फिर जनरल बाजवा इस पर अमल दरामद करते रहे, यहाँ तक कि इमरान खान वजीर आजम बन गए और इसके बाद उन्होंने मुल्क और फौज के साथ जो कुछ किया वो अब तारीख है। मैंने एक दिन जनरल बाजवा से अर्ज किया सर इमरान खान एक ऐसा ग्रेनेड साबित हुआ जो फौज के हाथों में फट गया। जनरल बाजवा ये सुनकर देर तक हंसते रहे। हमें ये मानना होगा मोहम्मद खान जुनेजो हो, इमरान खान हो, मियां नवाज शरीफ हो या आसिफ अली जरदारी हो, इन सब का ये अलमिया है। ये हुक्मरान बनने के बाद भूल जाते हैं हम यहाँ तक कैसे पहुँचे थे। ये खुद को हकीकी लीडर समझने लगते हैं, चुनाचा फौज को इन्हें बार बार ये बताना पड़ता है आप अहम नहीं हैं,
हम अहम हैं, आप मकबूलियत और मैंडेट के जिस घोड़े पर बैठे हैं हमारी मेहरबानी है, हम जिस दिन अपना घोड़ा वापस ले लेंगे आप इस दिन दरबदर हो जाएंगे। ये अगर ये हकीकत मान जाएं तो ठीक, वरना ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान की तरह मकबूलियत और मैंडेट के बावजूद सियासी अलमिया बन जाते हैं। भुट्टो फैमिली और हाउस ऑफ शरीफ तवील ख्वारियों के बाद मकबूलियत के खुमार से बाहर आ गए हैं। इमरान खान बचे हैं, ये अब इस अमल से गुजर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये भी 2026 में राय रास्त पर आ जाएंगे, इन्हें भी अपनी औकात समझ आ जाएगी। मैं 1994 की तरफ वापस आता हूँ। मुझे इस दिन पता चला जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनवाने में जनरल जिलानी ने अहम किरदार अदा किया था। ये कैरियर के शुरू में अहम तरीन पोजीशनों पर रहे थे। ये गवर्नर जनरल और मुल्क के पहले सदर सिकंदर मिर्जा के एडीसी रहे थे। इनके सामने जनरल अयूब खान की एक्सटेंशन हुई थी। जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ में इनका अहम किरदार था। ये 1971 में मशरिकी पाकिस्तान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी के चीफ ऑफ स्टाफ रहे थे। जनरल याया खान ने इन्हें ISI का चीफ बनाया था। साने मशरिकी पाकिस्तान के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सदर बनाने में भी इनका अहम किरदार था। ये भुट्टो साहब के बहुत करीब थे। ये इस वजह से भुट्टो दौर में DG ISI रहे। जनरल टिका खान अपने बाद जनरल मोहम्मद अकबर को आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे। जनरल जिलानी जनरल अकबर को पसंद नहीं करते थे। ये भुट्टो साहब के मिजाज से वाकिफ थे, लिहाजा उन्होंने वजीर आजम को जनरल अकबर के बारे में गलत रिपोर्टिंग शुरू कर दी। वो अच्छी तरह जानते थे भुट्टो साहब को किस किस्म का आर्मी चीफ चाहिए। जनरल जिया के बड़ी थे। उन्होंने 1975 में भुट्टो साहब की मुल्तान की विजिट डिजाइन की और जनरल जिया को वजीर आजम को मुतासर करने का तरीका बताया। जनरल ज़ियाउल हक इस जमाने में कोर कमांडर मुल्तान थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो नवाब सादिक की एनेक्सी में मुकीम थे। नवाब साहब ने ये एनेक्सी भुट्टो साहब के लिए खुसूसी तौर पर बनवाई थी और ये व्हाइट हाउस कहलाती थी। भुट्टो साहब जब भी अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते थे तो इन्हें जनरल ज़ियाउल हक नजर आते थे। उन्होंने इन्हें बुलाकर पूछा, जनरल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जनरल ज़ियाउल हक का जवाब था, सर आप आलम इस्लाम का सरमाया हैं, आपको कुछ हो गया तो पूरा आलम इस्लाम डूब जाएगा। मैं आपकी हिफाजत के लिए यहाँ ज़ाती तौर पर मौजूद हूँ। भुट्टो साहब ने इन्हें इस शाम गुफ्तगू के लिए बुला लिया। वजीर आजम इसके बाद जलसे के लिए चले गए, वहाँ लेट हो गए। वो रात गए, वापस आए तो जनरल जिया को ड्राइंग रूम में बैठा देखा और हैरत से पूछा, जनरल आप अभी तक यहाँ बैठे हैं? जनरल ज़ियाउल हक के जवाब ने भुट्टो साहब की अना को आखिरी सीढ़ी तक पहुँचा दिया। इनका कहना था, सर आपने मुझे आने का हुक्म दिया था, जाने का नहीं। और भुट्टो साहब ने इसी वक्त इन्हें आर्मी चीफ बनाने का फैसला कर लिया। ये पूरा खेल स्टेज था और इसके डायरेक्टर दो लोग थे, DG ISI जनरल जिलानी, वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल इम्तियाज अली। जनरल जिलानी, जनरल इम्तियाज और जनरल जिया तीनों वजीर आजम भुट्टो की नफ्सियात के साथ खेलते रहे। जनरल जिलानी ने इसका एतराफ 1994 में इस वादे पर मेरे सामने किया कि मैं इन तीनों की हयात में किसी जगह ये बयान करूंगा और ना लिखूंगा। मैंने इनकी जिंदगी में ये वादा निभाया। ये तीनों बारी बारी इंतकाल कर गए हैं और मैं ये हकाइक अपनी पेशावराना मसरूफियत में फंस कर भूल गया। अब जरा सी फुर्सत मिली तो पुरानी मुलाकातें और हकाइक याद आ गए और मैंने तारीख में अपना किरदार अदा करने का फैसला कर लिया। मेरी जनरल इम्तियाज अली से भी मुलाकात हुई थी। ये हमारे इलाके खारियां के रहने वाले थे। आखिर में इन्हें सूरत से एलर्जी हो गई थी। वो अंधेरे में रहने लगे थे। मेरे ससुर कर्नल जफर इकबाल के दोस्त थे। मैं इनके साथ अयादत के लिए इनके पास गया और जनरल जिलानी के दावे का हवाला दिया। उन्होंने भी तस्दीक की। 1975 में मुल्तान में जनरल ज़ियाउल हक की भुट्टो से मुलाकात और इनकी आजिज़ी और गुलामी की अदाकारी स्टेज थी। हमने मिलकर भुट्टो को ट्रैप किया था और ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। जनरल इम्तियाज ने इंकशाफ किया, भुट्टो साहब फांसी से कबल बेनज़ीर भुट्टो को ये तमाम हकाइक बता गए थे। मेरे सामने 1994 में जनरल जिलानी ने ये इंकशाफ भी किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फारिग करने का ऑपरेशन फेयर प्ले भी ISI ने बनाया था। मैं और जनरल फैज़ अली चिश्ती, कोर कमांडर रावलपिंडी, इसके आर्किटेक्ट थे। हम सब शुरू में भुट्टो साहब के फैन थे, लेकिन वजीर आजम बनते ही इनके अंदर का जागीरदार बाहर आ गया और उन्होंने ऐसी फिजा कायम कर दी जिसमें मुल्क डूबता चला गया। दूसरा, ईरान और अफगानिस्तान में तब्दीलियां आ रही थीं। इनसे निपटने के लिए मुल्क में मत हुकूमत की जरूरत थी। चुनाचा 5 जुलाई 1977 आ गया और मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। ताहम मैं भुट्टो की फांसी के खिलाफ था। मेरा ख्याल था हमें इसे सऊदी अरब या लीबिया के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक भुट्टो साहब से डरते थे। इनका ख्याल था ये अगर एक बार बाहर आ गया तो ये हम सबको माल रोड पर फांसी दे देगा। मुझे जनरल इम्तियाज ने बताया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1976 में कबल अस वक्त इलेक्शन का मशवरा भी जनरल जिलानी ने दिया था।
इसने इन्हें कहा था, आप आज मकबूलियत की इंतहा पर है, आप फौरन इलेक्शन करा दें, आप 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे। भुट्टो साहब इस ट्रैप में आ गए। 1976 के इलेक्शन भुट्टो साहब के लिए कफन साबित हुए। वो इलेक्शन भी ट्रैप था और ऑपरेशन फेयर प्ले का हिस्सा था। यह हकीकत भी जुल्फिकार अली भुट्टो ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बताई थी और साथ ये वसीयत की थी कि आप अगर सियासत में जिंदा रहना चाहती हैं तो हमेशा अपनी आंखें और कान खुले रखें, किसी की बात पर यकीन न करें, ख्वाह वो आपके कितने ही करीब क्यों ना हो। मैंने सईद मेहदी की किताब आई विटनेस पूरी पढ़ी। मेरा ख्याल था इसमें मियां नवाज शरीफ की सियासत में एंट्री और ब्रिगेडियर कयूम और जनरल जिलानी के सियासी किरदार का जिक्र होगा, लेकिन ये भी किताब में मौजूद नहीं। शायद मेहदी साहब ने इन्हें ज्यादा अहमियत नहीं दी, जबकि ये तमाम वाकयात बहुत अहम थे। नवाज शरीफ को सियासत में लाने में जनरल जिलानी और ब्रिगेडियर कयूम के साथ साथ सईद मेहदी साहब का भी हाथ था। अगर ये इस दिन नवाज शरीफ को लॉरेंस गार्डन से उठवाकर गवर्नर हाउस न लाते और अगर जनरल जिलानी मुगल बादशाह की तरह 3-3 पोर्टफोलियो नवाज शरीफ की झोली में न डालते तो शायद आज की तारीख मुख्तलिफ होती। आज हाउस ऑफ शरीफ का दूर दूर तक कोई जिक्र न होता। आप कुदरत का कमाल देखिए, ये किस तरह छोटे छोटे वाकयात से बड़े बड़े नताइज हासिल करती है। ये किस तरह एक शख्स बल्कि एक खानदान को नवाजती है। वाह क्या बात है।